मीटिंग से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, और अब रिकॉर्डिंग भी दोबारा से शुरू की है मैंने, तो चलें कोशिश करता हूँ तेज़ी से। अच्छा, मैं एक अर्ज़ ही कर रहा था, इत्तेफाक की बात है, और फिर जो है, हाँ, जिन बच्चों के मैसेज मुझ तक नहीं आएंगे वो लीव करके ज्वाइन करें, क्योंकि मैं मीटिंग से आउट हो गया, ऑटोमेटिकली आपको लिखा हुआ आएगा इमरान खान इज़ नॉट इन द मीटिंग। तो प्लीज़ आप री ज्वाइन कर लें मीटिंग को, अगर आपके पास से मैसेज का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा। काशान भाई मैसेज करके चेक कर लें, बिस्मा, इकरा, मरियम, मासूमा, शहरियार, वर्दा, कोमल, इमरा, सब मुझे एक बार मैसेज करके देख लें, वाई लिख के भेज दें ताकि पता चल जाए आपके मैसेज मुझ तक आ रहे हैं या सर कर लिया रीजॉइन। नहीं। ओके, सही है जी। ये इंटरनेट घर वाला तो बंद हो गया है, अब मोबाइल डेटा से यूज कर रहा हूँ, उम्मीद है ये चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, सही है जी, मैसेज आ गया, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। अच्छा जी, ठीक है जनाब। चले, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इत्तेफाक की बात है, अलाउंस फॉर बेड डेट्स पे बात थोड़ी तवील हो गई। मैं यहाँ पे ये कहने वाला था, ये जुमला कि ऐसे बहुत स्लो चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद बोलता हूँ, आपको जिस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो आप वो पूछ लेना, सही है? क्योंकि सबके मैसेजेस देख रहा हूँ, अब एक बच्चा भी अगर बोल देता है तो फिर मैं उसको खुद ही करेक्ट करने लग जाता हूँ। तो आप खुद ही बोल देना सर ये वाला पॉइंट ऐसे क्यों है, राइट? अच्छा, अलाउंस फॉर बेड डेट्स के बारे में मैं कह रहा था कि अलाउंस फॉर बेड डेट्स जो है वो करंट एसेट का कॉन्ट्रा है, और करंट लायबिलिटी करंट एसेट के अगेंस्ट बिहेव करती हैं। किस तरह? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस क्लास में बैठे हुए हर बच्चे ने पढ़ा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका पहला फॉर्मूला था नेट वर्किंग कैपिटल, और नेट का मतलब था करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो बचे। तो जितने ज्यादा करंट लायबिलिटी होंगी उतना नेट वर्किंग कैपिटल कम होगा, जितनी करंट लायबिलिटी कम होंगी नेट वर्किंग कैपिटल उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब है नेट वर्किंग कैपिटल डिपेंडेंट है लायबिलिटी पर और करंट एसेट पर। करंट एसेट ज्यादा होंगे तो भी नेट वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा, करंट एसेट कम होंगे तो भी नेट वर्किंग कैपिटल कम होगा। लेकिन मजे की बात क्या है, करंट एसेट का नेट वर्किंग कैपिटल के साथ बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब हुआ सर? क्या बोल रही हो वर्दा, समझ में नहीं आया। चैट में आपके नेम लिखा होता है और उस पर क्लिक करते हैं तो मैसेज चला जाता है। समझ में नहीं आई वर्दा आपकी बात। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था जनाब अली के करंट एसेट का बिहेवियर वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट एसेट बढ़ेंगे नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट एसेट कम होंगे नेट वर्किंग कैपिटल कम होगा। लेकिन करंट लायबिलिटी का बिहेवियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लायबिलिटी बढ़ेंगी नेट वर्किंग कैपिटल कम होगा, लायबिलिटी कम होगी नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। सर आपकी आवाज स्लो हो गई। अब देखें, जरा चेक कीजिएगा अब आवाज सही है। शुरू करूं अगर आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर, यस आवाज सर। सही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अलाउंस फॉर बेड डेट्स अगर समझ आ गया तो अब मैं जहाज उड़ा रहा हूँ, जो जहाज में संभल ना पाए वो चीख मारे। बॉन्ड्स पेबल मेरे मुताबिक नॉन वर्किंग कैपिटल है क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज मेरे मुताबिक नॉन वर्किंग कैपिटल है क्योंकि शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है। जनरल रिजर्व स्पेशल रिजर्व मेरे मुताबिक नॉन वर्किंग कैपिटल है क्योंकि शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है। रॉ मटेरियल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है कौन सा। अब रॉ मटेरियल अगर लिखा नहीं है तो या तो होगा ओपनिंग या होगा एंडिंग। सर रॉ मटेरियल परचेज भी हो सकता है। बात यह है कि हमें इन्वेंट्री के लिहाज से सब चीज़ों को देखना है,
ठीक है, तो अगर ये रॉ मटेरियल एंडिंग है तो ये हमारा करंट एसेट होता है। क्यों? क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री हमारा एसेट होती है, वो इस साल इस्तेमाल नहीं हुई, वो अगले साल कारोबार में हम करेंगे इस्तेमाल प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वो हमारे बिजनेस को पहुंचाएगी फायदा। तो रॉ मटेरियल को बिला शुबा, आप लोग अगर मैसेज करके साथ दे रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं दे रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं जवाब खुद दिए जा रहा हूँ। जहां आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप वहां लाजमी अनम्यूट करके पूछ लेना, बस ये है, वरना फिर आप फायदा नहीं होगा मेरे इतना कुछ बोलने का। तो रॉ मटेरियल मेरे मुताबिक जो है हमारा वर्किंग कैपिटल है। उसके बाद मॉर्गेज पेबल नॉन वर्किंग कैपिटल है। रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन, रिजर्व बेसिकली शेयर होल्डर इक्विटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी बिना पर इसे हम जनाब नॉन वर्किंग कहेंगे। कैश हमारा वर्किंग कैपिटल है। बिल रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल दोनों हमारे वर्किंग कैपिटल हैं। अकाउंट रिसीवेबल का नोट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, नोट रिसीवेबल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दोनों हमारे करंट एसेट हैं, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से मुराद एंडिंग है, ये भी याद रहे, सही है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमारा एसेट है, करंट एसेट है, और ये दोनों हमारे वर्किंग कैपिटल है। इनकम टैक्स पेबल करंट लायबिलिटी है, और इसी बिना पर ये हमारा वर्किंग कैपिटल है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड ऐसे एक्सपेंस जो अभी हुए नहीं है लेकिन हमने उनके पैसे अदा कर दिए हैं, तो वो कहलाते हैं वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट होते हैं मेरा बेटा। फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारा नॉन करंट एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा नॉन करंट एसेट है, यानी ये भी, ये भी। अबे मेरे बच्चों, मासूमा तुम्हारा माइक अनम्यूट हुआ है बेटा, बच्चों को भी पढ़वा रही है अपने साथ साथ। अच्छा चलें, ये तो होता है ऑनलाइन क्लासेस में, कोई बात नहीं। अच्छा मेरे बच्चों, हम ये अर्ज कर रहे हैं कि फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी दोनों नॉन वर्किंग है। क्यों? क्योंकि दोनों फिक्स एसेट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नॉन वर्किंग है। रिजर्व्स, रिजर्व्स ये कुछ गलत गलत सा लग रहा है, रिजर्व एंड डेवलपमेंट नहीं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, ये हमारा नॉन करंट एसेट होती है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ये हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की तरह की चीज होती है। किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उस पर रिसर्च होती है, डेवलपमेंट का खर्चा होता है, और उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, हम उसे अपना नॉन करंट एसेट मानते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को नॉन करंट एसेट, राइट। इसलिए रिसर्च, ये रिजर्व नहीं है, फिर कह रहा हूं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, और ये हमारा नॉन करंट एसेट होती है। इंटेंजिबल, फिक्टिशियस, जो नजर नहीं आती, लेकिन जितना पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च होता है वो सब फैक्ट्री कंपनी को फायदा पहुंचाता है। प्रोडक्ट की इनोवेशन में, प्रोडक्ट में जिद्दत लाने के लिए हम रिसर्च का काम करते हैं, और वो सब लॉन्ग टर्म फायदा पहुंचाता है कंपनी को, सही है। तो इसलिए ये नॉन करंट एसेट है, नॉन वर्किंग है। रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, ये रिजर्व है, और रिजर्व चाहे किसी भी किस्म का हो, वो शेयर होल्डर इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है, नॉन वर्किंग है। गुड्स इन प्रोसेस का दूसरा नाम लिख के भेजें। अल्लाह अकबर, गुड्स इन प्रोसेस का दूसरा शॉर्ट नाम लिख के भेजें, शॉर्ट वर्ड्स में। WIP, वर्क इन प्रोसेस। शुक्रिया। वर्क इन प्रोसेस कौन सी है सर? ये अंडरस्टूड एंडिंग है, एंडिंग की ही बात हो रही है। तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी हमारा एसेट है, एसेट में करंट एसेट है। एंडिंग इन्वेंट्री किसी भी चीज की हमारा आमतौर पर एसेट होती है, करंट एसेट होती है, क्योंकि वो इस साल फायदा नहीं पहुंचा सकी, तो बिजनेस को फायदा पहुंचाएगी अगले साल। इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में आप कहते हैं कि ये हमारा नॉन करंट एसेट है, नॉन वर्किंग कैपिटल है, नॉन वर्किंग, सही है। कैश इन बैंक, कैश इन बैंक पे शक नहीं होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल है। डिबेंचर पेबल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, डिबेंचर पेबल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसलिए ये हमारा नॉन वर्किंग कैपिटल है। उसके बाद कॉमन स्टॉक क्या होता है? कोई लिख के बताएगा मुझे? कॉमन स्टॉक, व्हाट इज कॉमन स्टॉक? पढ़ा चुका हूं। कॉमन स्टॉक कोई लिख के भेजे मुझे, क्या होता है? अच्छा नहीं भेज रहे, चलें फिर मैं ही बता देता हूँ, इतनी देर लगा दी आपने, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते। बेटा कॉमन स्टॉक का मतलब होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। कॉमन स्टॉक, कॉमन आम,
ऑर्डिनरी आर्म याद आया, कॉमन स्टॉक यानी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर इक्विटी है, नॉन वर्किंग कैपिटल है। उसके बाद अकाउंट्स पेबल वर्किंग कैपिटल है। प्रेफर्ड स्टॉक प्रेफरेंस शेयर है मेरा बेटा, प्रेफर्ड स्टॉक प्रेफरेंस शेयर है। ऑर्डिनरी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर, ये सब कंपनी के मालिक हैं, नॉन वर्किंग कैपिटल है। बिल्स पेबल नोट्स पेबल दोनों करंट लायबिलिटी है, एक ही लायबिलिटी है, दो अलग अलग नाम से पुकारी जाती है, बिल्स पेबल या नोट्स पेबल, इसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे। एक्रूड एक्सपेंसेस के बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसे खर्चे जो हो गए लेकिन अदा नहीं किए, करंट लायबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल है। क्लियर है यहाँ तक? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जो बच्चे मुस्तकिल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं थैंकफुल हूँ। बट इस बार मैं जरा मैसेजेस बहुत ऐसे गिने चुने पढ़ रहा हूँ, क्योंकि फिर वो मैं वहां पे स्लो हो जाता हूँ। इसके बाद आप देखें ना, यहाँ तक मुझे पहुंचने में इतना टाइम लग गया, तो आपके साथ तो पता नहीं सुबह ही हो जाती है। एक्रूड एक्सपेंसेस के बाद, एक्रूड एक्सपेंस तक पहुंचे ना हम, नोट्स पे भी बता दिया, बिल्स पे भी बता दिया। एक्रूड का मतलब वो खर्चे जो हम पर अदा करने वाजिब है। पॉइंट नंबर 42 में कह रहा है प्रीमियम इन, सर आपकी आवाज फिर रुक गई। हेलो, हेलो जी, अब आवाज आ रही होगी। पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है माइक की, समझ में नहीं आती, अचानक अचानक आवाज चली जाती है। अच्छा, कहाँ तक आवाज आई भाई? किस लफ्ज तक आपने सुना? प्रीमियम ऑन डिवेंचर पढ़ रहा था मैं। एक्यूट एक्सपेंस का सर, एक्रूड एक्यूट एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस तक सुन लिया। एक्रूड एक्सपेंस तो वही है ना, करंट लायबिलिटी हमारी, जो खर्चे हम कर चुके हैं लेकिन अभी तक अदा नहीं किए, करंट लायबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल। फिर प्रीमियम ऑन डिवेंचर, अगर मैं आपसे पूछूं किसी को प्रीमियम ऑन डिवेंचर याद है, तो है कोई खूबसूरत हमारे पास ऐसा जो बताए प्रीमियम यस सर। होता क्या है? सर एक डिबेंचर नोट होता है, उसमें जो हमें प्रीमियम मिलता है कंपनी की तरफ से। अच्छा, तो ये कंपनी के लिहाज से तुम सोच रहे हो या फिर अपने लिहाज से? अपने लिहाज से हमें जो फायदा पहुंच रही है। कंपनी प्रीमियम ऑन डिवेंचर को क्या ट्रीट करेगी? सर वो अपना इनकम ट्रेड करती है। कंपनी प्रीमियम और डिबेंचर को शेयर होल्डर इक्विटी ट्रीट करती है। डिबेंचर जो लोगों को दिए उस पे उनसे 100 रुपए के बजाय 105 रुपए लिए, जबकि बोला 100 रुपए का पर्चा है लेकिन 105 रुपए में देंगे। तो 5 रुपए जो कंपनी यस उनसे सर। एक्स्ट्रा लेती है उसे शेयर होल्डर इक्विटी ट्रीट करती है, और उसे ग्रेजुअली हर साल थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपनी इनकम बनाती जाती है, अपने इनकम स्टेटमेंट में उसे प्रॉफिट के तौर पर दिखाती जाती है। सही है प्यारे भाई? तो जी सर। प्रीमियम ऑन डिवेंचर बेसिकली शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है, और प्रीमियम ऑन डिवेंचर शेयर होल्डर इक्विटी होने की वजह से नॉन वर्किंग कैपिटल है। पॉइंट नंबर 43, डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर हमारा नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर, दोनों दोनों एक ही तरह के हेड की चीजें हैं, बस फर्क यह है कि शेयर्स पर जब 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में दिया जाए तो 2 रुपए कंपनी को नुकसान है, और उस नुकसान को कंपनी फौरन नुकसान नहीं कहती, बल्कि अपना उसे कैपिटलाइज करती है, उसे अपना एसेट समझकर आने वाले सालों में आहिस्ता आहिस्ता हर साल थोड़ा थोड़ा कम करती जाती है। और डिस्काउंट ऑन इश्योरेंस और डिवेंचर, जब हमने लोगों को 100 रुपए वाला डिवेंचर दिया तो वो 90 रुपए में दिया, 95 रुपए में दिया, उस पर भी कंपनी को नुकसान हुआ। तो दोनों मुशाबिहत रखती हैं चीजें, दोनों का हेड सेम है, तो ये नॉन वर्किंग कैपिटल कहलाती हैं। क्लियर? मैं बार बार आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि भाई मैं आपके मैसेजेस को इतना फोकस नहीं कर रहा, मेरा फोकस इस वक्त स्क्रीन पे है। ठीक, मजीद आगे बढ़ता हूँ। डिस्काउंट ऑन इश्यूएंस ऑफ डिवेंचर के बाद अब तो बस कम ही चीजें रह गई। डिस्काउंट ऑन इश्यूएंस ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन शेयर, बॉन्ड। स्टॉक एंड ट्रेड किसे कहते हैं बताओ? स्टॉक एंड ट्रेड किसे कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। और कोई बताए?
काशान भाई कह रहे हैं इसमें ज्यादातर कंपनी के अकाउंट शामिल हैं। हाँ, ज्यादातर ये कंपनी के लिहाज से ही बना रहे हैं हम जी। शहरियार भाई कहते हैं स्टॉक एंड ट्रेड का मतलब है शेयर्स, शेयर्स होते हैं वो कह रहे हैं जी। और कोई जवाब नहीं देगा, मैं ही जवाब दे दूं? सर मर्चेंडाइज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। वर्दा आप भी कंफ्यूज हो गई बेटा। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, अब या ओपनिंग कुछ भी हो सकती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक इन ट्रेड है। सही है। यहाँ स्टॉक का मतलब शेयर नहीं है, यहाँ स्टॉक इन ट्रेड यानी जिस चीज की हम तिजारत करते हैं उसका जखीरा, स्टॉक इन ट्रेड। उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। ओके। तो स्टॉक एंड ट्रेड क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और एंडिंग के लिहाज से बात हो रही है, तो यकीनन ये हमारा करंट एसेट है और वर्किंग कैपिटल है। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन हमारा शेयर होल्डर इक्विटी है और इसी बिना पे हमारा नॉन वर्किंग कैपिटल है। शॉर्ट टर्म लोन के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? शॉर्ट टर्म लोन के बारे में काफी देर से मैं अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूं, मैंने कहा आपसे भी तो पूछ लूं। शॉर्ट टर्म लोन वर्किंग कैपिटल है। इंश्योरेंस फंड या रिजर्व्स, यानी इंश्योरेंस के लिए एक रिजर्व बनाया हुआ है, इंश्योरेंस फंड बनाया हुआ है, वो फंड में पड़ा हुआ पैसा भी रिजर्व ही एक तरीके से, तो वो पैसा भी जी क्या है भाई? रिजर्व है ना, रिजर्व। इससे ज्यादा आसान क्या लिखे हमने? ब्रैकेट में रिजर्व लिख दिया। तो रिजर्व तो शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है और वो इसी बिना पे क्या है? नॉन वर्किंग। सही है। ओके जी। आवाज तो आ रही है ना? चेक कर लूं आवाज आ रही है नहीं आपको। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है जी। अच्छा जी, इसके बाद कैश डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी है, स्टॉक डिविडेंड पेबल भी करंट लायबिलिटी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैश डिविडेंड पेबल, स्टॉक डिविडेंड पेबल दोनों हमारी करंट लायबिलिटी हैं, दोनों को वर्किंग कैपिटल का पार्ट बना देंगे। अच्छा, अब ये तो हमने सिर्फ चीजों को ये देखा कि भाई कौन से नाम वर्किंग कैपिटल हैं, कौन से नाम नॉन वर्किंग कैपिटल हैं। अब हम आते हैं पहली चीज पर जो हम आपको बताने लगे हैं, वो है फंड्स स्टेटमेंट। ये सबसे पहली चीज है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। मजे की बात है, टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन आपके सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ वो एक चीज और कभी कभी बनाने को कह देता है, और ये पुरानी और ऑब्सलीट हो गई है लेकिन अभी भी जिंदा है, बहुत सारे बिजनेस अभी भी इसे बनाते हैं। और इसमें फंड स्टेटमेंट में हम यही लिख के दिखाते हैं कि किस किस वजह से पैसे आए और किस किस वजह से पैसे गए। सर तो कैश फ्लो में भी तो आप बोल रहे थे यही काम करते हैं। जी बिल्कुल, कैश फ्लो में भी ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन कैश फ्लो में हम एक्टिविटीज को अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं कि एक जैसी एक्टिविटीज को एक नाम के अंडर ले आते हैं, एक अम्ब्रेला के अंडर ले आते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जिस जिस वजह से पैसे आए उन सबको इज्तेमाई नाम दे देते हैं। क्या? भेजा ही नहीं लिख के आप लोगों ने, इतनी देर हो गई। उसे नाम दे देते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स। फंड्स के आने की वजह चाहे कुछ भी हो, सही है, बिजनेस में पैसे आने की वजह चाहे कुछ भी हो, उसको सोर्स ऑफ फंड्स का नाम देकर उसमें लिखा जाता है। तो सर क्या क्या वजह हो सकती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो ऑलरेडी चैंपियन है, आपको बताने की क्या जरूरत है। मर्चेंडाइज बेचने से भी पैसे आते हैं, कस्टमर्स, पुराने कस्टमर को उधार पे माल बेचा हो वो भी पैसे देके जाता है, इंटरेस्ट की वजह से भी पैसे आते हैं, कमीशन की वजह से भी पैसे आते हैं। ठीक है, पुराने फर्नीचर को बेच दो तो भी पैसे आते हैं, कर्जे के लिए कर्जा ले लो तो भी पैसे आते हैं, मालिक कारोबार में और पैसे लगाए तो भी पैसे आते हैं। पैसे आने की बहुत सारी वजह हैं, उन सब को इज्तिमाई तौर पे कहते हैं क्या? सोर्सेज ऑफ फंड्स। इस बात से बिला इम्तियाज के कौन सी वजह अलग है, कौन सी वजह अलग, चाहे एसेट को बेच के पैसे आए, चाहे कर्जा लेके पैसे आए, चाहे बिजनेस के एक्सपेंस और रेवेन्यू का डिफरेंस निकाल के हमें पता चले बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस।
हाँ जी। तो ये सारी सोर्सेज ऑफ फंड्स लिखी हुई हैं। अब इसमें इंतहाई मजे की बात क्या है कि सबसे पहले नेट इनकम है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन अभी फौरन नहीं, पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो तो दे दूं, इंट्रो तो खत्म हो किसी तरह। ये सारी वो वजह है जिनकी वजह से पैसे आए, आखिर में ये सारी वजह ऐड करके लिखा हुआ है टोटल सोर्सेज ऑफ फंड, इन इन वजहों से पैसे आते हैं। तो इस तरह पता चल जाएगी हमें टोटल सोर्सेज ऑफ फंड के हमारे बिजनेस में कितने रुपए आए, लेस एप्लीकेशन ऑफ फंड, यूजेस ऑफ फंड, जहां जहां पैसे खर्च हुए, जहां जहां हमारे पास से पैसा गया, जिस जिस वजह से गया, आज वजहों को क्लासिफाई नहीं करना प्यारे बच्चों, फिर बोल रहा हूं, आज वजहों को क्लासिफाई नहीं करना, बस जहां जहां पैसा जा रहा है उसे कहां लिख के दिखाना है, फंड स्टेटमेंट के कौन से सेक्शन में। सो गए? एप्लीकेशन ऑफ फंड, सर जी बेटा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अगर सवाल है तो कर लें, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ फंड, मरियम देखो, आसान लफ्जों में यूं समझो, आसान लफ्जों में भी समझो और साथ साथ एक एडिशनल जुमला भी सुन लो, क्योंकि जब कोई बात दोबारा रिपीट करने लगता हूं तो कोशिश करता हूं उसमें कुछ ऐड कर दूं। बेटा फंड स्टेटमेंट ना पुरानी अप्रोच है, ये फंड स्टेटमेंट अब नहीं बनता। बीकॉम के कोर्स में ये अभी तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको, या आप कल नहीं थी, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर, बल्कि कल नहीं, सॉरी यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, परसों आप नहीं थी, लेकिन परसों की क्लास में मैंने बच्चों को फंड स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बताया था। अगर आपने वो लेक्चर मेरा देखा हो, उसमें दिखाया था कि कैश फ्लो बना हुआ है। उस जदीद फाइनल फाइनल अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी के, जो बच्चे मेरे साथ मौजूद थे वो बताए ना, क्या वहां पे फंड स्टेटमेंट बना हुआ था? नहीं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, IAS 7, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कैश फ्लो को हैंडल करना सिखाता है। एक मिनट ना, हमें ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। तो वो कहता है कि भाई कोई भी बिजनेस जब अपना जनाब कोई भी बिजनेस जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो वो उसमें हमेशा, ये रहा IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कैश फ्लो कैसे बनता है, क्या तरीका होना चाहिए, कौन से तरीके से बनना चाहिए, डायरेक्ट मेथड रिकमेंडेड है या इनडायरेक्ट मेथड रिकमेंडेड है, बिजनेस के कैश फ्लो को कितने हिस्सों में बांटा जाए, डायरेक्ट मेथड में ऐसे काम करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में ऐसे। ये फ्रेमवर्क है बेटा अकाउंटिंग का, जो आप लोग बैचलर्स के लेवल तक नहीं पढ़ते। बहरहाल देखो, बात तुमने सवाल क्या किया और मैं तुम्हें कहाँ ले गया। बात असल में ये है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि भाई ये फंड स्टेटमेंट ऑब्सोलीट सी चीज है, लेकिन है ये इंतहाई आसान। जी अफसा कुछ कहना चाह रही है? मैं मरियम के सवाल का जवाब दे दूं, फिर आपका सवाल लेता हूं। एप्लीकेशन ऑफ फंड हम ये बनाएंगे क्योंकि हमारे कोर्स में अभी तक ये मौजूद है, आ सकता है बनाने को, क्या? फंड स्टेटमेंट। और पता है क्या, ये बहुत आसान इसलिए है कि इसमें हमें कैटेगराइज नहीं करना कि किस वजह से पैसे आए और किस वजह से पैसे गए। सारे पैसे आने की वजह, सारे पैसे जो आए ना, उनको सोर्सेज ऑफ फंड के हेडिंग डाल के उसमें लिख के दिखा देंगे। सारे पैसे जिस जिस वजह से गए वो सारे हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिख के दिखा देंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड शायद मरियम को समझ में आ गया कि पैसे, एप्लीकेशन का मतलब है जहां जहां हम यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड की आसान इंग्लिश हो सकती है यूज